हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्रीराम अकेडमी से पाठ 24 में हम पढ़ते हैं कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ। तो कैसे रहें पूर्ण स्वस्थ, इसको लिखा है डॉक्टर एस सी पुरोहित ने। इसमें हम सीखेंगे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भावना का विकास, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में संतुलन बनाए रखना, तत्सम एवं तद्भव शब्दों की पहचान। ठीक है, तो हम चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को, कैसे रहें पूर्ण स्वास्थ्य। अपने शरीर को हम देख सकते हैं, इसके ऊपरी भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यदि इसमें कोई खराबी आती है अथवा घाव लगता है तो हमें तुरंत पता लग जाता है। केवल शरीर के बाहर से दिखाई देने वाले अंगों में कोई विकार ना हो तो क्या हम स्वस्थ कहला सकते हैं? ऐसा नहीं है। शरीर के आंतरिक अंग जैसे हृदय, वक्र, पाचन तंत्र और कंकाल, मस्तिष्क आदि का ठीक तरह से कार्य करना भी स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। यदि शरीर के आंतरिक अंगों में कोई खराबी हो तो जैसे बुखार, दर्द इत्यादि अस्वस्थ के कई लक्षण उभर आते हैं और हमें अनुभव होता है कि हम स्वस्थ नहीं हैं, है ना। जैसे शरीर के आंतरिक अंगों में जैसे हमको बुखार हो गई तो बाहर दिखाई नहीं देगा, या दर्द होगा तो तब भी हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन हमें ऐसा मालूम पड़ेगा कि हमें क्या है, फीवर है, तब भी हम अस्वस्थ ही कहलाएंगे। उसके लक्षण तो इतनी जल्दी उभरेंगे नहीं। अगर थोड़ी बहुत बुखार है, जब ज़्यादा फीवर रहता है तब हमें क्या होता है, हमारा शरीर ताप से बढ़ जाता है ना। तो इसमें क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए शरीर के आंतरिक एवं बाह्य अंग का स्वस्थ रहना दोनों ही अनिवार्य है। शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने या कठिनाइयाँ का अनुभव करते हैं। शारीरिक रूप से हम स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम समस्या आने पर समाधान ढूंढने के लिए कठिनाई का अनुभव करते हैं। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी बनती है कि जब छोटी सी समस्या का समाधान नहीं मिलने पर हम परेशान हो जाते हैं ना। वो भी एक प्रकार की हमारी क्या हो गई, अस्वस्थता। आगे देखिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव होने पर भी कभी कभी हम समस्या के आने पर समाधान ढूंढने में कठिनाई अनुभव करते हैं, इसको बता रहे थे हम। तो फिर देखिए यहाँ पर होता है कि कुछ लोग बड़ी समस्या का समाधान भी कम समय में ढूंढ निकालते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी समस्या को लेकर परेशान हो जाते हैं, कुछ लोग बड़ी बड़ी समस्याओं का भी समाधान तुरंत यानी कि कम समय में निकाल लेते हैं। ऐसा इस सब के पीछे का कारण होता है उनका स्वास्थ्य और बुद्धि से संबंधित होना। उनका स्वास्थ्य बुद्धि से संबंधित होना, नहीं जिसका शरीर स्वस्थ रहेगा तो उसकी बुद्धि भी तेज गति से काम करती है। कुछ इसका तात्पर्य इस तरह से है। यह बौद्धिक या मानसिक स्वास्थ्य के नाम से जाना जाता है। यदि किसी व्यक्ति का बौद्धिक मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शारीरिक और स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है ना। किसी का यदि व्यक्ति का बौद्धिक और मानसिक स्वास्थ्य कमजोर है तो उसका शरीर भी क्या होता है, कमजोर ही रहता है, ऐसा माना जाता है। ऐसा होता भी हम देखने को पाते भी हैं। आगे देखिए, कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति शारीरिक रूप से यानी शारीरिक मतलब कि फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी ऐसी परिस्थिति का सामना करता है जब उसके द्वारा किए गए कार्यों का परिणाम जैसा उसने सोचा है उसके विपरीत आता है, तब उसके चेहरे के भाव में झुंझलाहट और झल्लाहट दिखाई देती है। ऐसी अवस्था में छोटे छोटे कार्य करने भी वह कठिनाई करता है। जिसका शरीर अच्छे से स्वस्थ नहीं होता है वह व्यक्ति समानता है इतना बुद्धि लब्धि का नहीं होता है जितनी बौद्धिक शक्ति चाहिए, तो वह छोटे से भी कार्य में क्या करता है, परेशान हो जाता है। मतलब ये है। ठीक है, आगे देखिए, अनुभव करता है और गलत निर्णय लेने की संभावना यानी कि जो प्रोबेबिलिटी है वो गलत कुछ करने की बढ़ जाती है। क्या इस प्रकार के व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ होते हैं पूर्णतया स्वस्थ माने जा सकते हैं? मनुष्य तभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है जब परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करें। जब परिस्थितियों के साथ आत्मविश्वास का सामना
करें और भावनात्मक रूप से विचलित ना हो। यानी कि भावनात्मक रूप से, यानी अंदर से जो एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो लो नहीं होना चाहिए। तो आत्मविश्वास हमारा बढ़ा रहेगा तो क्या हो जाएगा, उससे भावनात्मक रूप से हम क्या हो जाएंगे, नहीं थोड़ी से स्ट्रांग हो जाएंगे। ऐसा हर्ष, शोक, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, प्रेम, वात्सल्य, दया, करुणा, भय, आश्चर्य आदि मन में उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती हैं। ये क्या होती है, मन में उत्पन्न होती है ना। हमारा मन ऐसा कर रहा है, हमारा दिल ऐसा कर रहा है, हम खूब हंसें, हमारा मन कर रहा है हम किसी से बात ना करें, तो ये क्या है, एक तरह से शोक या क्रोध होगा। जब किसी को अच्छे अंक लाने पर हमारे मन में जो उसके प्रति द्वेष होता है उसे द्वेष या ईर्ष्या कहेंगे। प्रेम, जब हम किसी छोटे से बच्चे को देखते हैं तो उसके हमारे हृदय में उसके प्रति जो प्रेम या वात्सल्य, यानी कि जो प्रेम उभरता है उसे वात्सल्य कहेंगे। दया, जब हम किसी भिखारी को देखते हैं, ऐसा कर दया करना, सब एक ही चीज़ है। डर यानी भय होता है। आश्चर्य यानी जब कोई विस्मय वाला कार्य देख ले, आश्चर्य, शौक हो जाते हैं, है ना। तो ये सारे क्या है, मन के उत्पन्न होने वाली भावनाएं मानी जाती हैं। ये भावनाएं हमारे मन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। ये परिस्थिति वश प्रबल व शांत होती रहती हैं। इच्छानुसार परिणाम प्रति हर वर्ष होता है तो विपरीत परिणाम पर क्रोध, निराशा व हताशा उत्पन्न होती है। इन भावनाओं से हमारा स्वभाव निर्मित होता है। सफलता अर्जित करने के लिए मनुष्य का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ भावनात्मक स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए। संयम एवं धैर्य अच्छे भावात्मक स्वास्थ्य के सूचक होते हैं, जो पूर्ण स्वस्थ रहने के लिए भावनाओं के वेग को नियंत्रित करते हैं। भावनात्मक एवं मानसिक स्वास्थ्य का शारीरिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। यानी हमारे भाव को, हमारे मन में कैसे भाव चल रहे हैं, कैसी फीलिंग्स है, उसका मानसिक स्वास्थ्य पर, यानी हमारे मन के स्वास्थ्य पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। उससे हमारा शरीर भी इफेक्ट करता है। जब हमारा मन खुश होता है तो हमारा शरीर क्या है, थोड़ी से क्या है, तेजमय रहता है। और जब हमारा मन दुखी रहता है तो हमारा शरीर भी क्या है, बुझा बुझा सा रहता है। तो उसका गहरा इफेक्ट पड़ता है। तनाव, चिंता आदि से पेट में अम्लता, अल्सर, हृदय रोग, सिर दर्द, थकान आदि उत्पन्न होते हैं। अत्यधिक खुशी या दुख के मिलने पर व्यक्ति के हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कभी कभी तो हृदयघात से मृत्यु भी हो सकती है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष आदि से रक्त दाब बढ़ जाता है तथा शरीर में हार्मोनों का असंतुलन हो जाता है, जिससे कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध, कुंठा आदि से कार्य करने में गलतियां होती हैं तथा कार्य से अरुचि होने लगती है ना। जैसे क्रोध हो, कुंठा हो, किसी के प्रति द्वेष हो तो क्या है, उससे कई गलतियां उभर आती हैं तथा कार्य से अरुचि होने लगती है, यानी कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं रहता। अरुचि मतलब ये होता है। मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास यथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि से कई रोग दूर होते हैं। इससे अस्थमा हार्मोन से उत्पन्न रोग है। अस्थमा जो है हार्मोन से उत्पन्न रोग, रक्तचाप आदि को नियंत्रित किया जा सकता है। किससे? प्राणायाम और योगा अभ्यास से, ठीक है। इससे जो मानसिक स्थिति होती है काफ़ी हद तक 90-100% तक क्या होती है, समान हो जाती है। तो इसलिए मैं प्राणायाम या योग अभ्यास जरूर ही करना चाहिए, ठीक है ना। इसलिए शारीरिक वर्क जो होता है, सुबह दौड़ना, चलना, है ना, ये हमारे रक्तचाप, उच्च रक्तचाप और ये सब के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आगे कहाँ पढ़े थे हम, मानसिक शांति के लिए किए गए प्रयास, योग, धारणा, ये बता रहे थे कि प्राणायाम आदि रोगों को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, योगाभ्यास करना चाहिए। भावात्मक स्थिति सबल होने से व्यक्ति अपनी मानसिक योग्यता का अधिकतम उपयोग करने की स्थिति में होता है। भावात्मक यानी हमारी फीलिंग्स कैसी, हमारे भाव कैसे हैं, अपनी मानसिक योग्यता से अधिकतम उपयोग करने की स्थिति होती है। इससे मस्तिष्क की शरीर से विभिन्न अंगों से सही समय में उपयुक्त संदेश देने व लेने की कार्यकुशलता बढ़ती है और उद्देश्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। स्वस्थ व्यक्ति वही होगा जो नकारात्मक भावनाओं तथा क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, तनाव, चिंता, अहंकार, निर्दयता, डर आदि को त्याग कर संतुलित व्यवहार करे और चिंता तनावों से दूर रहकर साहस के साथ अपने जीवन की समस्याओं का सामना करे। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति
भावनात्मक रूप से परिपक्व माना जाता है। पूर्ण स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, जैसे हम पूरी तरह से स्वस्थ मानेंगे तो व्यक्ति कैसा होगा, वो भावों से, अपने मन से भी क्या होगा, हर तरह से परिपक्व होगा, यानी हर स्थिति को झेलने की उसमें क्या होगी, कैपेसिटी या क्षमता होगी। वह जल्दी में कोई दिशाहीन कदम नहीं उठाता, छोटी छोटी बातों पर ध्यान या मन अपना बोझ रखकर अपने लक्ष्य से नहीं हटता, ठीक है ना, ये भटकता, तथा उन बातों के लिए भी चिंतित नहीं होता जो उसकी क्षमता के बाहर हैं। भावनात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण का कर विवेकपूर्ण कार्य करता है। भावनात्मक स्थिरता से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है, जिस पर हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी निर्भर करता है। ऐसी स्थिति में जीवन के उद्देश्य लक्ष्य जिसे कहते हैं स्पष्ट दिखाई देते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आत्मविश्वास बढ़ता है। इन लक्ष्य को पूर्ति कर लेके हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता है। उद्देश्य प्राप्ति के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों की पूर्ण जानकारी होती है तथा उनके हल पहले से ही सोचे जा सकते हैं, ठीक है ना। अगर कोई कठिनाई आ गई हमारे उद्देश्य पूर्ति में तो उसके हम हल कहते हैं, अगर हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं भावनात्मक और शारीरिक रूप से, तो क्या हो जाएंगे, जल्दी उसके हल हम खोज लेते हैं। इससे कठिनाई चिंता का कारण बनकर ज्ञान की प्राप्ति का अवसर और व्यक्तित्व निर्माण का साधन बनती है। प्रतिदिन के तात्कालिक उद्देश्यों के साथ साथ जीवन के दूरगामी उद्देश्यों का समझना सफल जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन में संतोष और आनंद तब प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान होता है कि प्रतिदिन के तात्कालिक लक्ष्यों की प्राप्ति हमें जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर ले जाती है। मतलब कि जीवन का संतोष आनंद तब प्राप्त होता है, नहीं कि जब जीवन में आनंद तभी प्राप्त होता है जब हमें यह सतत ज्ञान हो, मतलब हमें ये ज्ञान हो कि प्रतिदिन का जो तात्कालिक लक्ष्य है, नहीं प्रतिदिन हमें क्या करना है, उसका लक्ष्य अगर हम रोज पूरा कर लेते हैं तो हमारे जो दूर के उद्देश्य हैं वो निश्चित हो जाते हैं। सरल जीवन के दूरगामी उद्देश्यों की ओर हमारी दृष्टि लगातार बनी रहे और निरंतर उसी ओर बढ़ते रहने से संतोष का अनुभव होता रहे तो विशेष आनंद की अनुभूति होती है। यह अच्छे आध्यात्मिक स्वास्थ्य की स्थिति होती है। योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदा आचरण और सकारात्मक सोच संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आधार होते हैं। ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सफलताएं उसके प्रतीक्षा करती हैं। स्वास्थ्य के ये आयाम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विश्व स्तर पर अब माना जाने लगा है कि अच्छा आध्यात्मिक स्वास्थ्य भावात्मक संवेगों को नियंत्रित करता है, जिससे शारीरिक व्याधियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच का विकास करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर था कि पूर्ण स्वस्थ हम कैसे रहें, तो ये कंप्लीट होता है। यहाँ पर मेन ये है कि हम क्या करें, योगाभ्यास करें और नहीं कि हो सके तो हम मॉर्निंग में उठें प्रातःकाल, ठीक है ना, प्राणायाम और योगाभ्यास करें, ध्यान के आध्यात्मिक भी रहें और क्या करें, यो सारी जो आपकी क्रियाएं होती हैं सुबह की कारों की, उसे संतुलित कार्य करें और योग क्रियाएं जरूर अनिवार्य रूप से करें। इससे हमारा जो मन का संतुलन है कहते हैं वो इक्वल रहता है, यानी बराबर या सामान्य रहता है। ठीक है ना, तो इससे हमें कई सारी जैसे जो हमारा आत्मविश्वास है उसे हम बना सकते हैं। और जब हमारा आत्मविश्वास और हमारे जब भाव प्रबल रहेंगे तो हम किसी भी लक्ष्य को पूरा करने में समय अपना व्यर्थ नहीं करेंगे, वो लक्ष्य की प्राप्ति हमें समय से पहले ही हो जाएगी। इसीलिए इस चैप्टर के लास्ट में कहा गया है कि यदि लंबे समय तक पूर्ण स्वस्थ रहना है तो शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य के संबंध में समग्र एवं व्यापक सोच विकास करना आवश्यक है। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सफलता पीछे नहीं भागना पड़ता, जो व्यक्ति सदा सारे चीज़ों को, योग क्रियाएं, संतुलित आहार, सदाचरण और सकारात्मक सोच जो रखते हैं, ऐसे व्यक्ति को सफलता के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि सफलताएं उसकी प्रतीक्षा करती रहती हैं। नहीं कि सफलताएं खुद उसकी प्रतीक्षा करती हैं,
है ना। स्वास्थ्य के आयाम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अच्छा, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज है जो फिल इन द ब्लैंक्स, मैचड, ठीक है। और आपके ग्रामर के पोर्शन जैसे शुद्ध वर्तनी, भिन्नार्थक शब्द को छांटना, वाक्यों में प्रयोग करना, तत्सम और सदम शब्द, ये सारे ये चैप्टर में आपके हैं। उसे क्या करते हैं हम कहते हैं सॉल्व करके आपके PDF के माध्यम से आप तक सेंड कर देंगे। धन्यवाद।